आस्था का पर्व महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो चुका है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। जनता और जनादेश द्वारा महाकुंभ को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें जनता और जनादेश का मकसद है कि आखिरकार हम आस्था का ये महाकुंभ क्यों मना रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपके सामने खोलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि है आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्व विख्यात त्योहार कैसे बना। आइए इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर आज तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती हैं। महाकुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रू और विनता से जुड़ी हुई है। इतिहासकार जद्दुनाथ सरकार के अनुसार सन 1234 ईस्वी में नागा सन्यासियों ने कुंभ के अवसर पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 17वीं शताब्दी के फारसी धार्मिक ग्रंथ द बिस्तान ए मुजाहिब में भी 1640 ईस्वी में कुंभ के दौरान हुए एक भीषण युद्ध का उल्लेख मिलता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखे गए तबकात ए अकबरी में भी प्रयागराज संगम पर एक वार्षिक स्नान उत्सव का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि देश के सभी हिस्सों से हिंदुओं के विभिन्न वर्ग स्नान करने के लिए आते हैं, इतनी संख्या में कि जंगल और मैदान भी उन्हें रोक नहीं पाते। यह विवरण इस बात का प्रमाण है कि कुंभ मेला सदियों से आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुंभ का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है। कुंभ का अर्थ केवल पानी का घड़ा है, न कि एक त्योहार। उदाहरण के लिए अथर्ववेद में चतुर कुंभांश चतुर्धा ददामि और पूर्ण कुंभोद्योग काल आहितस्तम जैसे वाक्यांश विशेष यज्ञों और ईश्वरीय समय की व्याख्या करते हैं। यह दिखाता है कि कुंभ का उपयोग वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक संदर्भों में किया जाता था। वायु पुराण के अनुसार सरस्वती नदी का तट पूर्वजों को समर्पित श्राद्ध संस्कार के लिए आदर्श स्थान माना गया है। वहीं नारदीय पुराण में इसे श्रीकुंभ नामक स्थान बताया गया है, जहां स्नान करने से यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इन पौराणिक ग्रंथों में कुंभ का उल्लेख हमें इसकी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझने का अवसर देता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले मेलों को सिंहस्थ कहा जाता है। इसे सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति मेला आरंभ होने की तिथि को विशेष महत्व प्रदान करती है, सिंह राशि का यह ज्योतिषीय संयोग नासिक और उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ नाम देता है। अब सवाल उठता है कि कुंभ पर्व का स्वरूप एक त्योहार के रूप में कैसे विकसित हुआ। 14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्राओं और मेलों का चलन बढ़ा। यहां तक कि 19वीं सदी तक भी कहीं कुंभ मेलों का कोई जिक्र नहीं था।
1868 में ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रयाग के माघ मेले की रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार को कुंभ माघ मेला नाम से पेश किया। तभी से इस मेले को नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में भी कुंभ नाम से प्रसिद्धि मिलने लगी। हमारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि कुंभ मेले का आयोजन और इसके स्थान को तय करने के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुंभ महोत्सव का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और विशेष खगोलीय स्थितियों पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महोत्सव तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। वेदों में बताए गए खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से सक्रिय होता है। बृहस्पति और सूर्य की इन विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के दौरान यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि कुंभ महोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता ऐसी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थीं। क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश और यह कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक होता है। हालांकि इस बार कुंभ मेले में दोनों अनुष्ठान यथावत रहेंगे, लेकिन इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब शाही स्नान को राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा और पेशवाई का नया नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रखा गया है। इन परिवर्तनों के साथ कुंभ मेले की परंपराएं अपनी आधुनिक पहचान और गरिमा को बनाए रखते हुए जारी रहेंगी। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ में हिस्सा लिया और अब 2025 में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में किन्नर समुदाय महाकुंभ का हिस्सा बनेगा। यह कदम महाकुंभ के आह्वान का प्रतीक है, समानता का संदेश जहां कोई भेदभाव नहीं होता। इस उद्देश्य उन किन्नरों को धर्म और समाज से जोड़ना है जिन्हें अक्सर तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर धाम के नाम से एक शिविर लगाया जाएगा जो किन्नर समुदाय के लिए धार्मिक आस्था और सम्मान का केंद्र बनेगा। कुंभ के दौरान अखाड़ों की प्रमुख गतिविधि शाही स्नान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व 45 दिनों के अंतराल में मनाए जाएंगे। इस महायज्ञ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गंगा की पवित्र धाराओं के बीच गूंजते जयकारों की आवाजें, सोने चांदी से सजी चमचमाती पालकियां और आकाश में उठती धुएं की लकीरें, ऐसा अद्भुत दृश्य केवल महाकुंभ में देखने को मिलता है।
सुबह के 4 बजे से ही गंगा की लहरें और ठंडी हवाएं मानो खुद देवताओं के स्वागत का इंतजार कर रही हों। शरीर पर भभूत, हाथों में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और आंखों में अनंत भक्ति का तेज लिए सबसे पहले नागा साधु घाट की ओर बढ़ते हैं और शाही स्नान का शुभारंभ करते हैं। उनके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति मिलती है। अब बात करते हैं उस अक्षय वट की, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षय वट का पूजन एवं दर्शन नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिलता। यह दिव्य वृक्ष प्रयागराज के मुगल सम्राट अकबर के किले के हर 12 साल के अंतराल पर इन चारों स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तीसरा है अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेले के विपरीत अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, इसलिए इसे कुंभ मेले के बीच के आयोजन के रूप में देखा जाता है। और आखिरी है कुंभ मेला। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों पर होता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। तो यह था कुंभ के प्रकारों और उनके आयोजन का संपूर्ण विवरण। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कुंभ पर अरबों रुपए खर्च करने पर आखिर सरकार को क्या मिलता है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ 1882 से लेकर 2025 तक सरकार ने कितना बजट खर्च किया और इससे सरकार को कितनी आय हुई। साल 1882 में महाकुंभ पर केवल 20,228 रुपए खर्च किए गए थे। इसकी तुलना में मेले से कुल 49,840 रुपए की आमदनी हुई थी, जिसे राजकोष में जमा कराया गया। इस तरह सरकार को कुंभ से 29,612 रुपए का लाभ हुआ। उस समय मौनी अमावस्या पर करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, जबकि भारत की कुल आबादी 22 करोड़ 50 लाख थी। 1894 के कुंभ में भारत की जनसंख्या बढ़कर 23 करोड़ हो गई और इस आयोजन में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस पर 69,427 रुपए खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से लगभग 10.5 करोड़ रुपए होते हैं। 1906 में कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन पर करीब 90,000 रुपए खर्च हुए, जो आज के मूल्य के अनुसार लगभग 13 करोड़ रुपए होते हैं। 1918 के महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़कर 30 लाख हो गई। इस बार श्रद्धालुओं के लिए 1,37,000 रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जो आज के हिसाब से लगभग 16 करोड़ 44 लाख रुपए होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 5,435 करोड़ 68 लाख रुपए का विशाल बजट निर्धारित किया है। यह 2019 में हुए कुंभ मेले के 4,200 करोड़ रुपए के बजट से कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी राजू का दावा है कि महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की अपेक्षित भीड़ के साथ इस आयोजन से कम 2 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। महाकुंभ मेले में इस बार बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने इन मेहमानों के ठहरने और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए कई टूरिज्म पैकेज तैयार किए गए हैं। इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि समय के साथ न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आयोजन का बजट, आमदनी और व्यवस्थाओं का स्तर भी लगातार बढ़ता गया है। 20 दिनों के लिए रहेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विश्व स्तर का एक विशाल आयोजन है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहने का सौभाग्य मिला है
तो आपको इस महाकुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। यहां आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। इतनी ठंड और भीड़ में भी त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने के लिए लोग संकोच नहीं करते। यहां की पॉजिटिव एनर्जी विदेश से आए लोगों ने भी महसूस की है, इसीलिए वे बार बार महाकुंभ में आना चाहते हैं।